Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Radhika. And if you are new to this channel, then hi, I am Radhika and today we will start our class 11th English first chapter of Hornbill book, which is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस चैप्टर की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम इसके वर्ड मीनिंग्स और समरी देखेंगे और एंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या स्टोरी है या किस बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले टाइटल को समझते हैं ताकि हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए, क्लू मिल जाए कि ये चैप्टर किस बारे में है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोटोग्राफ। लेडी, तो एक लेडी के फोटोग्राफ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो कौन लेडी है? वो है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये बताया है कि उनकी और उनकी ग्रैंड मदर का, उनकी दादी का रिलेशन किस तरह का था। तो इस स्टोरी में वो बताते हैं कि ये जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहा करते थे और इनकी ग्रैंड मदर जो है, लोगों का कहना था कि एक टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा करती थी, लेकिन इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि पिछले जितने भी सालों से ये उन्हें जानते हैं, उन्हें वो कैसी दिख रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई देती हैं। उनके फेस पे रिंकल्स हैं। रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना। तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहनती हैं। हमेशा बीड्स ऑफ रोज़री, जो माला होती है वो हमेशा उनकी हाथ में रहती है और प्रेयर्स वो हमेशा गुनगुनाती रहती है। और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा बूढ़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा ओल्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब लोग खुशवंत सिंह को ये बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी भी कभी यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी, तो इस बात पे इन्हें विश्वास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो उन्हें जानते थे, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड उनका फेस रिंकल्ड इस तरह से दिखाई दे रही थी। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जो इनके ग्रैंडफादर की पिक्चर जो है इनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है, तो उसमें इनके ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इनके तो बस बहुत ज़्यादा पोता पोतियाँ ही होंगे। तो इसीलिए इन्हें लगता है कि अगर वो प्रिटी होती तो क्या वो इस तरह के किसी पर्सन से शादी करती। तो इस कन्फ्यूजन के कारण इन्हें लगता है कि इनके लिए इस बात पे विश्वास करना कि इनकी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी हुआ करती थी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और फिर ये बताते हैं कि भले ही इनकी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी ना हो, बट शी वॉज ऑलवेज 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 ब्यूटिफुल। मतलब कि वो बाहर से भले ही सुंदर ना दिखती हो, लेकिन वो मन से हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब ये बताते हैं खुशवंत सिंह की जब वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ, जब वो गांव में रहते थे, जब उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में आ चुके थे सेटल होने के लिए, तो जब ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे, तो इनकी ग्रैंड मदर जो है इन्हें सुबह उठाया करती थी। फिर इनके जो स्कूल की जो चीज़ें होती हैं, जैसे वो स्लेट वगैरह जो होती थी और इंक हो गया, ये सब जो है ये इन्हें इकट्ठा करके दे दिया करती थी। और फिर उन्हें जो है ब्रेकफास्ट भी वही देती थी, चपातीस खिलाती थी। उसके बाद वो जाते टाइम क्या करती थी, जब वो उन्हें नहलाती थी ना, तो वो उनके सामने प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी। ज़्यादातर वो क्या करती थी, प्रेयर्स बहुत ही कम आवाज़ में गाती थी ताकि कोई सुने ना। लेकिन जब ये खुशवंत सिंह के साथ होती थी तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जो है प्रेयर गुनगुनाती थी ताकि खुशवंत सिंह उसे सुने और खुशवंत सिंह को भी वो जो प्रेयर है वो दिल से याद हो जाए। लेकिन खुशवंत सिंह ने कभी इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया, इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज़ नहीं किया कि मुझे ये प्रेयर याद करनी है। वो जस्ट इस प्रेयर को इसलिए सुना करते थे क्योंकि उन्हें उनकी दादी की वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर आके उनकी स्टडीज़ में भी उन्हें हेल्प करती थी, ये सब। उसके बाद वो बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं, तो वो उन्हें जो है
सिटी में बुला लेते हैं। तो खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर अब सिटी में चले जाते हैं। अब खुशवंत सिंह जो है पहले तो अपनी दादी के साथ उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी, लेकिन अब इन्हें लेने एक बस आया करती थी, तो इनकी दादी स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी और इन्हें इंग्लिश की चीज़ें, वेस्टर्न साइंस लर्निंग, इन सब से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, जिस कारण इनकी दादी इनकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पाती थी। और इनकी दादी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी कि इनके स्कूल में ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। उनका मानना था कि बच्चों को स्कूल में भगवान से रिलेटेड चीज़ें बताई जानी चाहिए। और एक बारी जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर से बताते हैं कि आज हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए गए, तो इनकी ग्रैंड मदर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक जो है वो बेगर्स के लिए, बेगर्स मतलब कि भिखारियों के लिए, और जो गरीब लोग हैं उन सब के लिए होती है। हम जैसे लोगों के लिए म्यूज़िक इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उन्हें ऐसा लगता था। अब उसके बाद जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो फिर इनका रूम जो है वो अलग हो जाता है। अभी तक सिटी में ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन अब ये जो इनके बीच में ये जो कॉमन लिंक था, ये जो रूम ये शेयर करते थे, वो भी अलग हो जाता है। खुशवंत सिंह को एक अलग रूम दे दिया जाता है, लेकिन इनकी दादी जो है इस पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब बाद में क्या होता है, जब खुशवंत सिंह अब्रॉड चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनकी दादी उनके वापस आने तक ज़िंदा ना रहें। लेकिन क्या होता है, जब वो वापस आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उस समय ज़िंदा थी, और उस समय उसकी ग्रैंड मदर जो है फिर वो गाँव की नहीं, सॉरी, उनके आसपास की जितनी भी औरतें थी उन सबको इकट्ठा करती हैं, एंड देन वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करती हैं गाना गा के। लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा गाने के कारण और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काम करने के कारण क्या होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और एंड में जो है उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी थी। ठीक है, अब हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। लेट्स बिगिन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो मेरी दादी है वो और लोगों की दादी की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड वुमेन है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई देती हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, और मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ और पिछले 20 सालों से वो मुझे ऐसे ही दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड और बहुत ज़्यादा उनके फेस पे रिंकल्स हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोगों का कहना था कि उनकी ग्रैंड मदर भी एक समय पे यंग और सुंदर दिखाई देती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन ऑथर के लिए, जो हमारे खुशवंत सिंह हैं, उनके लिए इस बात पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब वो क्यों डिफ़िकल्ट है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो वो कहते हैं कि मेरे जो दादा हैं उनकी एक तस्वीर, पोर्ट्रेट मतलब फ़ोटोग्राफ, उनकी एक तस्वीर जो है वो टांगी हुई है हमारे घर का जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस जो एक वुडन स्ट्रक्चर होता है फायर प्लेस के आसपास, तो ये कह रहे हैं कि उस मेंटल पीस के ऊपर जो है मेरे दादाजी की तस्वीर टांगी हुई है हमने। He wore a big turban and loose fitting clothes. तो उन्होंने एक ढीली ढाली सी टर्बन पहनी है और ढीले ढाले से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो उनकी जो है बहुत बड़ी वाइट कलर की दाढ़ी है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और उनकी ये जो लंबी सी जो दाढ़ी है वो उनकी चेस्ट का, उनकी छाती का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कवर करती है, और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये कम से कम 100 साल के तो होंगे ही होंगे। He didn't look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो उन्हें देखकर ऐसा ही नहीं लगता कि वो कोई ऐसे इंसान है जिसकी पत्नी हुआ करती होगी, जिसके बच्चे होंगे, नहीं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि बस इनके बहुत ज़्यादा बस ग्रैंड चिल्ड्रन ही हुआ करते होंगे, बस इनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ ही हैं। ठीक है, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो फोटोग्राफ में, उस पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। ही लुक्ड
एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इनके बहुत सारे बस पोता पोतियाँ ही होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो मेरी ग्रैंड मदर के बारे में ये जो बात थी कि वो कभी प्रिटी और यंग दिखा करती थी, तो ये विचार जो था, ये जो थॉट था, ये रिवोल्टिंग था। यानी ये बात सुन के उन्हें विश्वास नहीं होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से जब से उन्हें जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रही है, उनके फेस पे रिंकल्स हैं। और अगर वो सुंदर होती भी सही तो क्या वो उनके ग्रैंडफ़ादर जो हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं, ऐसा लगता है कि कम से कम 100 साल के तो होंगे ही होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। क्या इस टाइप के पर्सन से वो शादी करती है अगर वो सुंदर होती तो? ऐसा ऑथर को लगता है, इसलिए वो ये इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो कभी सुंदर हुआ करती होंगी। She often told us of the game she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वो जो है हमें बताया करती थी कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तो वो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी, और ये जो बात थी ये एब्सर्ड यानी बेतुकी सी बात थी, यानी इसका कोई लॉजिक हमें लगता नहीं था। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब अयोग्य होना। तो उन्हें नहीं लगता था कि उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो कभी गेम्स भी खेला करती होंगी। उन्हें देख के तो बस ऐसा लगता है कि ये कितनी ज़्यादा ओल्ड हैं और ये कैसे ये सब कर सकती होंगी। तो उन्हें जो है जब ये चीज़ें उनकी दादी बताती थी कि भाई मैं बचपन में कौन कौन से गेम्स खेला करती थी, तो वो जो है इसे फैबल्स की तरह ट्रीट करते थे। फैबल्स का मतलब होता है कहानियाँ, तो प्रॉफिट से जुड़ी, जैसे हमारे दादा दादियाँ हमें कैसी कहानियाँ सुनाती हैं, जैसे कि रामायण से जुड़ी हुई, महाभारत से जुड़ी हुई, इस तरह की स्टोरीज़, भगवान से जुड़ी हुई। तो इनकी दादी भी इन्हें प्रॉफिट्स, भगवान वगैरह से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाती थी। तो इस बात को भी कि उनकी ग्रैंड मदर कभी एक छोटी लड़की थी और वो गेम्स खेलती थी, इस बात को भी वो एक कहानी की तरह ही मान लेते थे, इसे वो सच नहीं मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो उनका फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो कैसी दिखती थी। उनकी हाइट छोटी थी, वो थोड़ी सी फैटी थी और वो जो है झुक कर चला करती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो उनका चेहरा जो था उन पर रिंकल्स ही रिंकल्स थे, आप जहाँ पे भी देखो आपको बस झुर्रियाँ ही दिखाई देंगे। नो, वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हमें ऐसा लगता था कि जैसे अब हम उन्हें देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड रिंकल्ड फेस है इनका, शॉर्ट हैं और बेंड होके चलती हैं, फैटी हैं, तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमेशा से ही ऐसी हैं। मतलब ये जो हैं शुरू से ही ऐसी ही दिखती हैं, उन्हें ऐसा लगता था। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for the 20 years. तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं कि पिछले 20 सालों से जो हैं ये ऐसी ही हैं, ये कुछ बदले ही नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसी बूढ़ी हैं। She could never have been pretty, but she was always beautiful. This is a very beautiful line. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मेरी दादी भले ही कभी प्रिटी ना रही हो, लेकिन वो हमेशा ही ब्यूटीफुल थी। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी दादी भले ही बाहर से सुंदर ना दिखती हो, लेकिन उनका मन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. बीड्स ऑफ रोजरी होता है कि जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल जो होते हैं, दादा दादी वगैरह जो होते हैं हमारे, वो जो है उनके हाथ में ज़्यादातर माला रहती है, वो प्रेयर्स करते रहते हैं, राइट। तो ये भी वैसे ही थी। ये बता रहे हैं कि शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब कि घूमना, कि जब वो मैं हमारे घर में घूमती थी तो वो कैसे कपड़े होते थे उनके हमेशा। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मतलब होता है, स्पॉट होता है धब्बा, कोई निशान, एंड स्पॉटलेस मतलब जिस पे कोई भी निशान ना हो, जिस पे कोई भी धब्बा ना हो। तो वो कह रहे हैं कि जब वो घर में घूमती थी तो वो स्पॉटलेस वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, मतलब बिल्कुल क्लीन वाइट कलर के, जिस पे एक भी कोई दाग या धब्बा ना हो, बिल्कुल क्लीन वाइट कलर के कपड़े पहनती थी। और उनका एक हाथ जो होता था वो हमेशा वो अपने कमर पे रखती थी ताकि वो अपना स्टूप बैलेंस कर सके। स्टूप मतलब कि जैसे उनका जो
कमर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बूढ़े लोगों का जो है बाहर आया हुआ होता है। तो उस स्टूप को बैलेंस करने के लिए ये एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी, ठीक है, और एक हाथ से ये रोज बीड्स ऑफ रोजरी इनके हाथ में होती थी और ये प्रेयर वगैरह करती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an inaudible prayer. Audible का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, ठीक है, एंड इनऑडिबल मतलब जिसे सुना ना जा सके। तो ये कह रहे हैं कि जो उनके सिल्वर लॉक्स थे, यानी उनके जो वाइट कलर के जो हेयर्स थे, वो उनके पीले, पेल मतलब होता है थोड़ा येलोइश कलर होना, तो उनके जो थोड़ा सा पीला चेहरा हो गया था और जो पकड़ फेस था, मतलब थोड़ा इस तरह का जो उनका फेस था, इस तरह का फेस था उनका, और इस पे जो है उनके बाल हमेशा बिखरे रहते थे और उनके लिप्स हमेशा जो है एक प्रेयर गुनगुनाते रहते थे इनऑडिबल मैनर में। इनऑडिबल प्रेयर मतलब कि बहुत धीमी आवाज़ में वो प्रेयर गुनगुनाती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। तो अब वो प्रेयर करती रहती थी, वाइट कपड़े पहनती थी, इन सबको देख के ही पता चल रहा दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी मन से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे हम किसी माउंटेन वाले रीजन में जाते हैं ठंड के समय में, तो जैसे ठंड के समय में माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं तो कैसे लगता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्योर लगता है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर की चीज़ें होती हैं, तो मतलब उन्हें देख के जो है मन में एक शांति मिलती है हमें। तो वैसे ही उनकी दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा शांत थी और कंटेंट थी। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, तो वो सेटिस्फाइड थी, अपनी लाइफ से संतुष्ट थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो मेरी दादी और मैं हम अच्छे दोस्त थे। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स जब हमें छोड़ के चले गए थे सिटी में, ताकि वो सिटी में अच्छे से सेटल हो जाएं और फिर हमें बुला लें, तो उस समय मैं और मेरी दादी हम दोनों एक साथ रहा करते थे। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the house, that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. अब वो कह रहे हैं कि उनकी जो दादी थी वो एक मोनोटनस सिंग सॉन्ग में प्रेयर गाती रहती थी। मोनोटनस मतलब कि सुर ताल, मतलब अच्छे से गाती थी उन प्रेयर्स को सुर ताल के साथ। तो उनकी जब दादी जो है उन्हें नहलाती थी, उन्हें कपड़े पहनाती थी, तो वो जो है प्रेयर गाती रहती थी। और अब वो इनऑडिबल मैनर में नहीं गा रही है, अब आवाज़ जो है उनकी थोड़ी ऊंची है, ताकि जो खुशवंत सिंह है वो भी इस प्रेयर को सुने, उन्हें भी ये प्रेयर दिल से याद हो जाए। इस मोटिव से उनकी ग्रैंड मदर प्रेयर को अब थोड़ी तेज़ आवाज़ में गुनगुनाती थी। लेकिन जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ पे खुद को प्रेशराइज़ नहीं किया कि हाँ मुझे ये प्रेयर याद करनी है, नहीं। उनने वो जो है बस ये प्रेयर को सुना करते थे क्योंकि उन्हें उनकी दादी की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब उनकी दादी क्या करती थी, उनके लिए वुडन स्लेट जो कि उन्होंने पहले से ही धो के और प्लास्टर करके रखी होती थी येलो चॉक से। पहले के टाइम पे, अब तो जैसे हमारे पास पेन वगैरह होते हैं, पहले के टाइम पे पेन वगैरह जैसे अब नोटबुक्स हैं, पहले क्या होता था, पहले होती थी स्लेट्स या फिर जो एक वुडन स्लेट होती है, जैसे लकड़ी से जो है एक स्लेट सी बनी होती है, उसको क्या करना होता है, एक बार जैसे आपने इस पर कुछ लिख दिया, फिर अब दोबारा कुछ लिखना है तो इसे मिटाने के लिए आपको इसको प्लास्टर करना पड़ता होता है, मिट्टी से आपको इसे साफ़ करना पड़ता है और फिर सुखा के आप दोबारा इस पे लिख सकते हो। तो इनकी दादी जो है इसे प्लास्टर कर लेती थी अच्छे से, और फिर इन्हें वुडन स्लेट, इंक पोट, मिट्टी का एक पोट सा जिसमें इंक है, और रेड कलर का पेन, ये सभी चीज़ें एक साथ बंडल में बांध के इन्हें दे देती थी स्कूल के लिए। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तो ब्रेकफास्ट में अब वो बता रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता था, वो जो है एक थिक मोटी सी, स्टेल मतलब होता है बासी, तो वो मोटी सी बासी चपाती खाते थे
जिस पे वो जो है थोड़ा सा बटर और चीनी लगा लेते थे, शुगर लगा लेते थे, और फिर वो खाने ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल चले जाया करते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब वो बता रहे हैं कि मेरी दादी जो थी वो अपने साथ, जैसे वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो अपने साथ कुछ और स्टेल चपातीस ले लेती थी ताकि वो गांव के जितने डॉग्स हैं उन सबको दे सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब इनका जो स्कूल था, खुशवंत सिंह का स्कूल जो था वो एक टेम्पल से अटैच्ड था। अब इसीलिए इनकी दादी ने स्कूल छोड़ने जाती थी ताकि ये स्कूल में पढ़ लें और वो जाके टेम्पल में प्रेयर कर लें। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और इन्हें जो प्रीस्ट थे यानी जो पढ़ाते थे, इन्हें प्रीस्ट क्या होते हैं वैसे, पंडित हो गए ये सब, ठीक है। तो ये जो हैं इन्हें प्रीस्ट पढ़ाया करते थे। तो वो इन्हें क्या पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट्स हो गए, ABCD होती है ये, है ना, और मॉर्निंग प्रेयर्स। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in a chorus. Chorus का मतलब होता है एक साथ जब धुन ताल वगैरह के साथ जब हम गाते हैं ना, उसे कहते हैं। जैसे स्कूल में प्रेयर होती है तो सारे बच्चे एक साथ प्रेयर गाते हैं ना, वैसे ही। तो ये बता रहे हैं कि जैसे सारे बच्चे जो हैं लाइन बना के वरांडा में बैठ जाते थे तो हम सब क्या करते थे, एक साथ अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स बोला करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी दादी जो है वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर होता है कि भगवान वगैरह से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड बुक्स पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back door. तो जब हम दोनों जो है ख़त्म कर लेते थे अपना अपना काम, तो हम दोनों एक साथ जो है घर के लिए निकल पड़ते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब क्या होता था, गांव के जो डॉग्स होते थे वो भी हमारा विलेज के डॉग्स होते थे जो वो हमारा टेम्पल के मंदिर के दरवाजे पे हमारा इंतज़ार करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब हमें ये स्टील चपातीस देंगे खाने को। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling, growling का मतलब होता है जैसे जो डॉग्स वगैरह की जो एनिमल्स की आवाज़ होती है ना, उसे कहते हैं ग्राउलिंग, ठीक है। तो ग्राउल कर रहे थे। तो ये जो एनिमल्स थे, डॉग्स जो थे, ये ग्राउल करते थे और एक दूसरे से झगड़ा करते थे उन चपातीस के लिए जो हम इन्हें दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब मेरे पेरेंट्स जो है वो अच्छे से सेटल हो गए थे सिटी में तो उन्होंने हम दोनों को सिटी में बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। इससे हमारी फ्रेंडशिप को एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। यहाँ से हमारी फ्रेंडशिप को एक टर्न मिल गया, यानी कि एक नया मोड़ मिला। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब मैं और मेरी दादी हम एक साथ कमरे में रहते थे, लेकिन हम जो हैं अब मेरी दादी मुझे जो है स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। क्यों? आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे और उन्हें लेने एक मोटर बस आती थी। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब क्या होता था, इनके वहाँ पे सिटी में क्या होता था, स्ट्रीट्स में गलियों में डॉग्स नहीं होते थे, इसलिए अब इनकी दादी किसे खाना खिलाती थी, किसे फीड करती थी। फीड मीन्स खाना खिलाना। तो अब ये जो है स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी, जो कि कहाँ पे खिलाती थी, कोर्ट यार्ड में, जो आंगन होता है घर का, वहाँ पे स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। अब ये एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे समय बीता गया हम एक दूसरे से, हमारी बातचीत वगैरह कम होने लगी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक क्या हुआ, वो मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टॉट मी। तो पहले क्या होता था, वो मुझे उठाती थी, स्कूल भेजती थी और पूछती थी, भाई बेटा तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें बताता था कि मुझे स्कूल में इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें बताई गई, इंग्लिश वर्ड सिखाए गए और साइंस, वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें बताई गई। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो मैं उन्हें बताता था कि मुझे ग्रेविटी का लॉ बताया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड
कि धरती गोल है, ये सब चीज़ें मुझे बताई गई। अब यूँ अब आप सबने पढ़ा ही होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड से तो हमें मतलब पता ही चल रहा है कि धरती गोल होती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? इफ़ यू नो द आंसर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो वो बताते थे कि मुझे ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया गया, तो मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब चीज़ें बताई गई। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सुनने के बाद वो दुखी हो जाती थी। She couldn't help me with my lessons. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. तो ये सुन के वो दुखी हो जाया करती थी क्योंकि अब वो मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती थी, और अब जो है उन्हें इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं था कि बच्चों को स्कूल में इंग्लिश से, साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई जानी चाहिए थी। उनका मानना था कि बच्चों को स्कूल में भगवान से जुड़ी किताबें वगैरह इन सब से रिलेटेड बताया जाना चाहिए। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. तो एक दिन मैंने उन्हें बताया कि आज मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए गए, म्यूज़िक सिखाया गया। तो इससे तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। To her music had lewd association. Lewd मतलब to her music had lewd association. उनका क्या मानना था कि म्यूज़िक जो है वो जुड़ा हुआ है। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब है कि वो किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ इट वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स हम मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ एक किसका अधिकार है ये? ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नाउ मेंट फॉर जेंटल फॉक। तो एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। तो उनका मानना था कि म्यूज़िक जो है ना वो सिर्फ किसका अधिकार है? बैगर्स का, भिखारियों का, और हार्लॉट्स का। हार्लॉट्स क्या होते हैं? एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो कि किसी अच्छे ओकेजन पे आते हैं, गाना गाते हैं, और किसी बुरे ओकेजन पे आके गाना गाते हैं और मातम मनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हार्लॉट्स। तो ये उनका मानना था कि हार्लॉट्स और बेगर्स के लिए ही म्यूज़िक बना है, हम जैसे लोगों के लिए तो म्यूज़िक है ही नहीं। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी साइलेंस ने, उनकी चुप्पी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि भाई वो इस चीज़ से खुश नहीं है। She rarely talked to me after that. उसके बाद बहुत ही मुश्किल से वो मुझसे बात करती थी, मतलब वो बात करना उन्होंने बहुत कम कर दिया था। When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे एक मेरा अलग रूम दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. Snapped मतलब होता है अचानक से टूट जाना। तो अब वो कह रहे हैं कि जब मुझे अलग रूम दिया गया तो जो मेरी दादी और मेरे बीच जो दोस्ती का एक जो लिंक था, यानी पहले वो सेम रूम शेयर करते थे, अब रूम भी अलग हो गया, तो जो रिलेशन में ये जो लिंक था, ये जो कड़ी थी जिन्होंने इन दोनों को जोड़ रखा था, अब वो भी एकदम से टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने उनका seclusion accept किया with resignation. अब इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया? नहीं। Here what does it mean? Let me tell you. Seclusion का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है, और resignation का मतलब होता है कि खुद ही हार मान लेना। तो मेरी दादी ने उनका अकेलापन एक्सेप्ट किया, मुझे जब अलग रूम दिया गया तो खुद ही उन्होंने हार मान ली, कोई लड़ाई नहीं की और खुद ही अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो जो उनका स्पिनिंग व्हील था, चरखा जो था, उसे ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताती थी और दूसरों के साथ बहुत कम बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक वो बस अपना व्हील जो है, स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी और प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, मैंने अभी बताया भी था, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अब दोपहर के समय ही वो थोड़ा खुद को रिलैक्स करती थी, बस कैसे? क्योंकि इस समय वो अपनी जो स्पैरोज थी उन्हें खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda, breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings.
तो अब वो बता रहे हैं कि जब वो वरांडे में जाती थी, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी बर्ड्स को देने के लिए, तो बहुत सारी बर्ड्स जो हैं उनके पास आके आवाज़ करने लगती थी। वर्टिबल बेडलम, बेडलम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉइस। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिरपिंग्स करने लगती थी, बहुत तेज़ तेज़ जो चूँ 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 की आवाज़ होती है ना बर्ड्स की, वो करने लगती थी। शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। पर्च्ड मतलब होता है बैठ जाना। तो कुछ बर्ड आके उनके पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। ये अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, तो वो उनकी जो दादी थी, इस सब के बाद उनकी दादी स्माइल करने लगती थी लेकिन कभी उन्हें शूट नहीं करती थी, यानी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके दिन का सबसे खुशी वाला आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो जब अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब आगे पढ़ाई के लिए अब्रॉड यानी दूसरे देश जाऊंगा, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी। अपसेट का मतलब होता है दुखी हो जाना, तो मेरी दादी बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो वो कहते हैं कि भाई अब जो है मैं 5 साल के लिए अब्रॉड जाने वाला था, और उनकी उम्र में अब उन्हें बुरा भी लगा होगा तो वो क्या बताती। बट माई ग्रैंड मदर गुड, लेकिन फिर भी वो बता सकती थी। शी वॉजेंट इवन सेंटिमेंटल, मतलब वो इमोशनल भी नहीं होती हैं इस मोमेंट पे। वट इससे हमें क्या पता चलता है उनके बारे में, दैट हर ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, राइट। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। मेरी दादी मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की और अपना कोई इमोशन भी शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। तो उनके जो होठ थे वो प्रेयर गुनगुना रहे थे और उनका दिमाग भी पूरी तरह से उस प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां जो थी वो बस जो है उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी थी, मतलब वो जो माला होती है वो माला उनके हाथ में थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो अब क्या होता है, चुपचाप वो मेरे पास आती हैं, मेरे फोरहेड पे, मेरे माथे पे मुझे किस करती हैं, और जब मैं वहाँ से गया, देन आई चैरिश्ड का मतलब होता है साफ़ करना। तो फिर मैंने जो चैरिश्ड मीन्स फील करना। तो अब मैंने क्या, उन्होंने क्या फ़ील किया, मॉइस्ट इम्प्रिंट, यानी जो गीला, जैसे उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें जब किस किया तो जो उसका मॉइस्ट इम्प्रिंट था, यानी जो अ, उसका जो गीलापन था वो उन्होंने अपने माथे पे फ़ील किया, और उन्हें लगा कि शायद ये उनके और उनके दादी के बीच का आखिरी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है, उसके बाद शायद उनकी दादी जो है इस दुनिया में ना रहें, ऐसा उन्हें लगा। बट दैट वॉजंट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी दादी की डेथ हुई नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं अब्रोड से वापस घर आया और अपनी दादी से मैं स्टेशन पे मिला। शी डिडेंट लुक अ डे ओल्डर। उन्हें देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि भाई वो एक दिन भी और बूढ़ी हुई हैं। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Clasped का मतलब होता है बहुत क्या कहते हैं, बहुत टाइटली हग कर लेना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी दादी के पास कहने को अभी भी शब्द नहीं थे, उन्होंने बस मुझे बहुत तेज़ी से बहुत टाइटली हग किया, गले लगाया, और मैं जब उन्होंने गले लगाया तो मैं उनकी प्रेयर्स जो है वो गा रही थी, तो मैं उन्हें सुन पा रहा था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. फ्रिवोलस का रिबुक्स का मतलब था थोड़ा सा गुस्सा करते हुए भगा देना। तो अब जब मैं आया तो उस पहले दिन, मेरे आने के पहले दिन पे क्या हुआ, मेरी दादी के लिए आज भी सबसे अच्छा टाइम उनका क्या था, वो समय जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाया करती थी। और अब खाना खिलाने के बाद वो क्या करती हैं, स्पैरोज़ को भगा देती हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब शाम के समय मुझे मेरी दादी में एक बदलाव देखने को मिलता है। शी डिडेंट प्रे, शी कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड
caught an old drum and started to sing. अब वो क्या करती हैं, अब इस समय वो प्रेयर नहीं करती हैं और नेबरहुड की, मोहल्ले की जितनी भी और औरतें होती हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं और एक ओल्ड ड्रम लेती हैं, पुराना सा एक ड्रम लेती हैं और गाना शुरू कर देती हैं. For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. तो अब वो कहते हैं कि she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम मतलब बहुत ज़्यादा पुराना ड्रम था और उसकी जो स्किन थी, मतलब उसका जो पोर्शन था बाहर का, वो थोड़ा सा फटा हुआ था. तो वो उसी ड्रम से बजाने लगती है, उसे बजाने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं. और ये ऐसा कब होता था, जब किसी वॉरियर, किसी योद्धा की वापसी होती थी. और अब ये योद्धा वो कौन समझ रहे हैं, ऑथर. तो मतलब वैसे ही किस लिए होती थी, जब कोई वॉरियर, कोई योद्धा वापस घर आता था लड़ाई से लौटकर, तो तब ऐसा किया जाता था. लेकिन अब ऐसा उनकी दादी जो है खुशवंत सिंह के लिए, अपने पोते के लिए कर रही हैं कि मेरा पोता वापस आ गया, अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही हैं. वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. तो हमें जो है हमारी मेरी जो दादी थी, परsuade मतलब बहुत ज़्यादा कहना, बहुत ज़्यादा बार बार कहना कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. तो हमें उन्हें बार बार मनाना पड़ा कि भाई आप जो है ओवर स्ट्रेनिंग मतलब कि ओवर डूइंग ऑफ समथिंग, कि भाई आप बार बार इतना ज़्यादा जो है लोड मत लो, इतना ज़्यादा काम मत करो. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे. वो पहला टाइम था जब मैंने देखा कि मेरी दादी ने प्रेयर नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, इसलिए अगले दिन, अगली सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. तो वो एक माइल्ड सा, हल्का सा एक बुखार आया था उन्हें, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी, बुखार चला जाएगा. लेकिन मेरी दादी ने तो अलग ही सोच लिया था. उन्होंने कहा हमें कि मेरा अंत नज़दीक है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो मरने वाली है, उनकी डेथ होने वाली है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अब क्योंकि मेरे ज़िंदगी के आखिरी चैप्टर का जो है, आखिरी चैप्टर के कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है और मुझे प्रेयर करनी है. शी हैड ओमिटेड टू प्रे मतलब वो प्रेयर करना, अब उन्हें प्रेयर छोड़नी नहीं है. ठीक है, अभी तक जो है उन्होंने कुछ समय के लिए वेलकम करने के लिए ऑथर को प्रेयर छोड़ दी थी. तो अब उन्हें लगता है कि कुछ ही समय बचा है मेरी डेथ को, तो मुझे जो है अब प्रेयर छोड़नी नहीं चाहिए, मुझे अब प्रेयर करना शुरू कर देना चाहिए. शी वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. अब वो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी हमारे साथ बातचीत करने में. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. हमने विद्रोह किया. अब विद्रोह का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे, नहीं. उन्होंने बार बार अपनी दादी से कहा कि नहीं हमसे बात करो, हमसे बात करो, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. तो वो चुपचाप अपने बेड पे लेटी हुई थी और प्रेयर वगैरह कर रही थी और उनके हाथ में वो माला थी. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि हमें शक होता कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी लिप्स जो है वो मूव करना बंद कर देते हैं, वो प्रेयर गुनगुनाना बंद कर देती हैं और उनके हाथ से वो माला जो है वो गिर जाती है. दैट मीन्स उनकी अब डेथ हो चुकी है. अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब एक शांति उनके चेहरे पे दिख रही थी और उनके चेहरे पे थोड़ा सा पीलापन, पैलर मीन थोड़ा सा पीलापन आ गया था और हमें पता चल चुका था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो चुकी है. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. तो अब हमने क्या किया, हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसे कस्टम होता है, कस्टमरी मतलब कि जैसे रीति रिवाज होते हैं कि भाई जिसकी डेथ हो जाती है उसे बेड से उठाते हैं, ज़मीन पर लेटाते हैं, फिर उसे जो है रेड कलर के एक श्राउड से उसे कवर कर देते हैं. तो वैसा ही इन्होंने भी किया, उन्हें बेड से उतारा और फिर उन्हें ज़मीन पे लिटा दिया और उन्हें रेड श्राउड से, मतलब कि जो कफन होता है उससे कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर alone to make arrangements for the funeral.
फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई शोक मनाना। तो कुछ देर शोक मनाने के बाद, दुख मनाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट जाते हैं। इन द इवनिंग वे वेंट टू हर रूम एंड अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। अब शाम के समय हम उनके कमरे में जाते हैं और एक क्रूड स्ट्रेचर लेके जाते हैं, और ताकि हम उन्हें उन स्ट्रेचर पे लिटाएं और फिर उन्हें क्रिमेटेड करने के लिए, क्रिमेटेड का मतलब होता है दफनाने के लिए, उनकी डेथ मतलब जैसे डेथ हो चुके तो उन्हें जलाने वगैरह के लिए, जैसे जलाते हैं हाँ जो हिंदूज़ होते हैं, है ना, तो उन सब में जलाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें क्रिमेटेड के लिए, उन्हें जलाने वगैरह के लिए हम जो है उन्हें स्ट्रेचर उनके लिए हम ले गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिड हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो अब जो है सूरज छिपने वाला था, ठीक है, और उसकी अब कुछ लाइट जो है, रोशनी जो है उनके कमरे में आ रही थी और वरांडे में भी थोड़ी सी लाइट देखने को मिल रही थी। ब्लेज मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग सी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। अब हम आंगन में बीच में रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ हो चुका था, अब हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हम उनकी बॉडी को लेके वरांडा में जाते हैं तो क्या होता है, इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, मतलब कि उनके कमरे के पास ही वरांडे में होता है। अब हम जैसे वरांडे में जाते हैं तो क्या होता है, इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped इन द रेड shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब जब हम वरांडे में उनकी डेड बॉडी वगैरह को लेके जाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी स्पैरोज जो है वो आ जाती हैं और ज़मीन पे बैठ जाती हैं, ठीक है। मतलब इनकी ग्रैंड मदर जो है वो अपने रूम में है, और ये जो है जैसे ही वरांडे में किसी काम वगैरह के लिए आते हैं तो बहुत सारी स्पैरोज ये देखते हैं फ्लोर पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग। अब वो जो है वो चू 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 की आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। तो अब हम सबको उन बर्ड्स के लिए दुख हुआ कि भाई अब इन्हें खाना खिलाने के लिए, जैसे मेरी दादी खाना खिलाती थी अब वो नहीं रही, तो हमें थोड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। फेच्ड मतलब लेके आना, और फिर मेरी मम्मी उनके लिए थोड़ी सी ब्रेड लेके आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू एंड थ्रू इट टू देम। अब मेरी मम्मी ने मेरी दादी की तरह ही ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए और बर्ड्स के आगे रख दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन स्पैरो ने उन ब्रेड को नोटिस तक नहीं किया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जब हमने हमारी दादी की, ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी, हम उसे लेके जा रहे थे, तो फिर जो बर्ड्स हैं वो भी उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो स्वीपर था उसने उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में फेंका। मतलब कि बर्ड्स ने, वो भी इतनी ज़्यादा दुखी थी, अपसेट थी कि उन्होंने भी वो जो ब्रेड थी वो नहीं खाई, ठीक है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। एक बारी समरी देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। तो इसमें हमने देखा कि भाई जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी और अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी दादी के बारे में लोगों का कहना था कि एक समय पे वो सुंदर और यंग दिखती थी, लेकिन उनके लिए इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो उन्हें जानते हैं और तब से वो उन्हें कैसे देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं उनके फेस पे, और वो जो है फैटी हैं, बेंड होके चलती हैं, और थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड हैं, और इस तरह की उन्हें लग रही थी उनकी ग्रैंड मदर। तो उनका मानना था कि वो कभी प्रिटी तो रही ही नहीं। और उन्हें उनके घर में उनकी ग्रैंडफादर की जो तस्वीर लगी हुई थी, अब वो कहाँ पे लगी थी, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि मेंटल पीस क्या होता है। इफ़ यू नो द आंसर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब वो बता रहे हैं कि ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर की पिक्चर टंगी हुई थी, उनमें दिख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उन्होंने टर्बन पहनी है, लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बियर्ड है उनकी वाइट कलर की। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 100 साल के तो होंगे ही होंगे, और उनके बहुत सारे पोता पोतियाँ होंगे।
तो अगर वो प्रिटी होती भी, क्या इस टाइप के पर्सन से फिर वो शादी करती? ये सब सोच के उन्हें जो है इस बात पे विश्वास वो नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमदर एक टाइम पे प्रिटी और यंग हुआ करती होंगी। एंड देन ही सेज दैट हर ग्रैंडमदर वाज नॉट प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब उनकी ग्रैंडमदर भले ही बाहर से सुंदर ना दिखती हो, लेकिन उनका मन बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो वाइट कलर के कपड़े पहन के घूमती रहती थी, हमेशा प्रेयर गुनगुनाती रहती थी, उनके हाथ में हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी होती थी, ये सब। उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो गाँव में रहते थे तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें नहलाती थी, उनके सामने प्रेयर गुनगुनाती थी, ताकि जो ऑथर हैं उन्हें भी ये प्रेयर जो है वो याद हो जाए। लेकिन ऑथर ने कभी खुद को इस चीज़ के लिए बॉदर नहीं किया, वो बस इसे सुना करते थे, बिकॉज़ उन्हें उनकी ग्रैंडमदर की वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और फिर वो बताते हैं कि वो मुझे स्टेल चपातीस का नाश्ता करवाती थी, फिर अब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, और मुझे जो है इंक का अर्दन पोट और रेड कलर का पेन और जो स्लेट होती थी, वुडन स्लेट, वो सब मुझे दे दिया करती थी। फिर हम स्कूल जाते थे, मेरी दादी टेंपल में चली जाती थी, मैं स्कूल चला जाता था। रास्ते में फिर आते टाइम हम जो विलेज के डॉग्स होते थे उन्हें जो है चपातीस दिया करते थे। फिर जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए तो हम सिटी में चले गए। अब वहाँ पे मुझे इंग्लिश में चीज़ें सिखाई जाने लगी और बस लेने आनी थी, तो इसलिए मेरी ग्रैंडमदर अब मुझे छोड़ने नहीं जाया करती थी। और उन्हें जो है, जब मैंने बताया कि मुझे इंग्लिश की चीज़ें, वेस्टर्न साइंस लर्निंग से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें उनका मानना था कि म्यूज़िक जो है वो बेगर्स और हार्लॉट्स के लिए है, और उनका ये मानना था कि भाई स्कूल में तो बच्चों को गॉड, स्क्रिप्चर्स, इन सब से रिलेटेड चीज़ें बताई जानी चाहिए। अब उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनका जो रूम था वो भी अलग हो गया। फिर अब्रॉड चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो क्या हुआ, उन्हें लगा था शायद अब उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो क्या-क्या करती थी, अब वो स्पिनिंग व्हील जो है चलाती रहती थी, प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी, स्पैरोज़ को फीड किया करती थी। और इस समय जब वो आते हैं तो वो प्रेयर नहीं करती हैं, गाना गाती हैं। जो वहाँ पे मोहल्ले की महिलाएँ थी, वुमेन थी, उन सबको इकट्ठा करके, एंड देन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, और उस दिन स्पैरोज़ भी खाना नहीं खाती हैं, राइट? तो ये जो था, दिस वाज द समरी ऑफ आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि भाई एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, बर्ड्स में भी इमोशंस होते हैं, कि जैसे उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी उस दिन स्पैरोज़ ने भी खाना नहीं खाया, ठीक है? एक तो ये चीज़। दूसरा, दिस डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज ग्रैंडमदर। और यहाँ पे पर्सन कौन है? ऑथर, ठीक है? तो यहाँ पे कहा है कि भाई स्पैरोज़ में भी इमोशंस वगैरह होते हैं, और दूसरा कि जो है उनकी ग्रैंडमदर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, और ये बताया गया है कि जो ऑथर थे उनका और उनकी दादी का रिलेशन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, ठीक है? तो उस दिन क्या स्पैरोज़ ने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब उनकी जो स्पैरोज़ थी उनमें इमोशंस थे, वो भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी ग्रैंडमदर से, अटैचमेंट थी उन्हें। दूसरा कि ग्रैंडमदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी। और तीसरा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली रिलेशनशिप बताया गया बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में ये एक्सप्लेन करूँगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसकी इंग्लिश में भी सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, ठीक है? अभी जस्ट हम इसे समझते हैं कि हमें क्या लिखना है। इंग्लिश में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे लिखना है। The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तो हमें 3 फ्रेज बताने हैं, वो 3 फेजेस बताने हैं कि जब ऑथर जो है वो अब्रॉड जाने से पहले अपनी ग्रैंडमदर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप था। तो पहला फ्रेज, तो जब वो जब उनके पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए थे ताकि वो सेटल हो जाएं अच्छे से, तब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते थे। उनके ग्रैंडमदर उन्हें नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, उनके सामने प्रेयर गुनगुनाती थी ताकि उन्हें याद हो जाए, लेकिन वो कभी उस चीज़ पे ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे।
फिर उनकी ग्रैंड मदर उन्हें जो है स्टील चपाती से नाश्ता करवाती थी, शुगर और बटर लगा के थोड़ा सा। फिर जो है वो उन्हें अर्दन पॉट, वुडन स्लेट, ब्रेड पेन, इन सब का एक बंडल बना के दे दिया करती थी। फिर उनके साथ वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी। आते टाइम स्टील चपातीस जो है डॉग्स को दिया करती थी, विलेज डॉग्स को। और फिर वो उन्हें लेसन्स में भी, काम में भी, होमवर्क में भी हेल्प करती थी। सेकंड फ्रेज़, जब वो सिटी में चले गए, सिटी में जब गए तो उनका जो है अब मोटर बस लेने आती थी, इंग्लिश स्कूल में जाते थे। फिर वहाँ पे ग्रेविटी लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड चीज़ें, द वर्ल्ड इज़ द अर्थ इज़ राउंड, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो उनकी ग्रैंड मदर को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों को स्कूल में स्क्रिप्चर्स, गॉड, इन सब से रिलेटेड बातें बताई जानी चाहिए। फिर जो है म्यूज़िक लेसन्स के बारे में बताते हैं, जिस पे उनकी ग्रैंड मदर जो है बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उनसे बातचीत करना भी कम कर देती हैं। थर्ड फ्रेज़ ये था कि जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो उनका रूम भी अलग हो जाता है, एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, राइट। और फिर वो बताते हैं कि भाई देन माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मतलब वो खुद ही अपना अकेलापन स्वीकार करती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to school, city school। तो 3 ऐसे कारण जिस वजह से जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो उन्हें पसंद नहीं था कि ऑथर जो है वो सिटी के स्कूल में जाए। पहला, तो उनका मानना था कि वहाँ पे गॉड, स्क्रिप्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरा, उन्हें जो है स्कूल में वेस्टर्न साइंस, लर्निंग, इन सब से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जा रही थी, जिस कारण ऑथर की ग्रैंड मदर उन्हें हेल्प नहीं कर पाती थी लेसन्स में। तीसरा, कि उन्हें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे थे और उनकी ग्रैंड मदर का ऐसा मानना था कि म्यूज़िक इज़ द मोनोपोली, और वी कैन से इट इज़ द राइट ऑफ बैगर्स एंड हार्लोट्स ओनली, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, मतलब हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। सो दीज वर द थ्री रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन says that 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तो 3 तरीके जिससे ऑथर की ग्रैंड मदर जो है अपना टाइम पास करती थी जब ऑथर जो है उनसे दूर चले गए थे। पहला, स्पिनिंग व्हील से। दूसरा, प्रेयर्स गुनगुना के। और तीसरा, स्पैरोज को फीड करके। द ओड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। तो कैसे उनकी ग्रैंड मदर जो है, जब वो उनकी डेथ से कुछ समय पहले उनकी ग्रैंड मदर जो है अजीब बिहेव करने लगी थी। तो वो कैसे बिहेव कर रही थी? तो जब ग्रैंड मदर जो है ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा गाना गाने की वजह से जो है, जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर को बुलाया गया, एंड डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइल्ड फीवर है और वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने, शी थॉट डिफरेंटली, उन्हें ऐसा लगा कि नाउ हर एंड वॉज नियर, एंड अब वो मरने वाली हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे बातें करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और वो प्रेयर करना शुरू कर देती हैं। और कुछ समय बाद जो है उनके हाथ से वो बीड्स ऑफ रोजरी गिर जाती है और उनके लिप्स जो है वो प्रेयर गुनगुनाना बंद कर देते हैं। दैट मीन्स एट दैट टाइम शी वॉज डेड। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। किस तरीके से जो स्पैरोज है वो अपना दुख जाहिर करती है जब ऑथर की ग्रैंडमदर की डेथ होती है। तो ऑथर के ग्रैंड मदर जो थी, शी यूज़ टू फीड द स्पैरोज, वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। बट जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो वैसे क्या होता था कि स्पैरोज उनके कंधे पे, उनके पैरों पे, उनके सिर पे आके बैठ जाती थी और चिरपिंग्स करने लगती थी। लेकिन अब जब ऑथर की ग्रैंड मदर नहीं रहती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो स्पैरोज भी उस दिन खाना नहीं खाती है। जब ऑथर की मदर जो है, उनकी ग्रैंड मदर ऑथर की ग्रैंड मदर की तरह ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें देती हैं, तो वो खाना नहीं खाती हैं, और अगले दिन वो जो है स्वीपर उन सबको क्लीन करके डस्टबिन में फेंकता है। The author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? Okay, तो ये पूछ रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके जिससे हमें ये पता चला कि ऑथर के ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थी। नंबर 1, वो हमेशा जो है उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी होती थी। नंबर 2, वो हमेशा प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी, और जब उनके साथ ऑथर होते थे तो वो थोड़ी
ऊंची आवाज़ में गाती थी ताकि ऑथर को भी ये प्रेयर याद हो जाए, लेकिन ऑथर ने कभी इस चीज़ के लिए बॉदर नहीं किया। वो जस्ट उनकी आवाज़ सुना करते थे बिकॉज शी लव्ड हर, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, राइट। देन वो जो है हमेशा स्पॉटलेस वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, और इससे पता चलता था कि वो कितनी ज़्यादा प्योर और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कि वो जो है हमेशा ज़्यादातर बीड्स ऑफ रोजरी होती थी, वाइट कलर के कपड़े पहनती थी। तीसरा कि वो जो है बीड्स ऑफ रोजरी हो गया, और हमेशा जो है हाथ प्रेयर गुनगुनाती रहती थी, और वो जो है और क्या मैंने पॉइंट बताया था अभी आपको, एक तो बीड्स ऑफ रोजरी होती थी, एक प्रेयर गुनगुनाती रहती थी, और प्योर और ब्यूटीफुल दिखती थी वाइट कलर के कपड़े पहनने के कारण। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो हमें रिलेशन बताना है ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का, कैसे वो रिलेशन चेंज हुआ, और क्या उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज हुई। तो हम बताएंगे कि जब वो जो है विलेज में रहते थे सारे दोनों एक साथ, तो क्या होता था कि उनके ग्रैंड मदर उन्हें नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, उनके सामने प्रेयर गुनगुनाती थी, उन्हें ब्रेकफास्ट कराती थी, स्कूल की जितनी चीज़ें होती थी वो सब इकट्ठा करके देती थी, उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर आते टाइम जो है आके उन्हें घर में लेसन्स में हेल्प भी करती थी। लेकिन जब वो सिटी में आए तो वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, तो उनकी ग्रैंड मदर अब उन्हें पढ़ा नहीं पाती थी, और उन्हें बस लेने आती थी तो वो उन्हें छोड़ने भी नहीं जाती थी। और जब उन्होंने बताया कि मुझे म्यूज़िक और साइंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं स्कूल में, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उनसे बात करना कम कर दिया। और जब वो यूनिवर्सिटी गए तो फिर उनको अलग रूम मिल गया, और जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो भी स्नैप्ड हो गया, टूट चुका था। अब जब वो अब्रॉड गए तो ऑथर की ग्रैंड मदर जो है उन्होंने उन्हें बस कुछ नहीं कहा, अपना जो है कोई इमोशन शो नहीं किया, और इस तरह से उनके रिलेशनशिप में धीरे धीरे गैप बढ़ने लगा। लेकिन उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई, वो दोनों हमेशा से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कैसे कि जब ऑथर वापस आए तो उस दिन वो अपनी प्रेयर नहीं करती हैं, उस दिन उनको वेलकम करने के लिए वो नेबरहुड की विमेन को इकट्ठा करके जो है गाना वगैरह बजाने लगते हैं, जिस कारण बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है ना। तो इससे पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी करती थी। Would you agree that author's grandmother was a very strong person in character? Very strong, was a person strong in character? If yes, give instances that show this. तो क्या आपका ये मानना है कि आपको ऐसा लगता है कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, जो उनकी दादी थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? अगर हाँ तो रीजंस बताने हैं कि भाई कहाँ पे हमें ऐसा लगा। सो येस, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। क्यों? क्योंकि जैसे जो है जब वो विलेज में रहते थे तो वो उनका पूरा पालन पोषण वही करती थी, स्कूल छोड़ के आती थी, फिर आके उन्हें जो है काम में भी हेल्प करती थी, फिर उन्हें खाना वगैरह खिला के भेजती थी। दूसरा, जब वो विलेज से सिटी में आए तो फिर क्या हुआ, अब वो उन्हें हेल्प नहीं कर पा रही थी, जो स्कूल में चीज़ें सिखाई जा रही थी वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो शांत रही, उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। तीसरा, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए तब भी उन्होंने अपने सेक्लूशन को एक्सेप्ट किया। चौथा, जब वो अब्रॉड चले गए तो भी उन्होंने जो है अपना कोई इमोशन शो नहीं किया। पाँचवा, इतनी ओल्ड होने के बाद भी उन्होंने अपने पोते को, ग्रैंड चाइल्ड को, अपने ग्रैंडसन को वेलकम करने के लिए जो है प्रेयर्स छोड़ के क्या किया, गाना वगैरह बजाना शुरू किया। तो इससे पता चलता दैट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग person. She was a person strong in character, you can say. Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have lost and loved and lost? तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जैसे कि ऑथर के लिए उनकी ग्रैंड मदर थी? अगर हाँ तो क्या डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन हुम यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट? तो जिस इंसान से आप प्यार करते थे, आप उन्हें खोने के बाद ऐसी कोई आपको फीलिंग हुई हो, तो ये सब हमें बताना है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेरी जो ग्रैनी थी, मेरी जो नानी थी,
जैसे वो शी वॉज ऑल्सो लाइक ऑथर्स ग्रैंड मदर, वो भी हमेशा प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। शी लव्ड मी अ लॉट एंड आई ऑल्सो लव्ड हर अ लॉट। तो ये सब मैं हम बता सकते हैं कि फिर बाद में जैसे अब उनकी डेथ हो चुकी है, बट अभी भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, thinking about the language. Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? So obviously खुशवंत सिंह है, तो आई थिंक हिंदी या पंजाबी यूज़ करते होंगे मे बी। ओके, which language do you use to talk to elderly relatives in your family? So मैं तो पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ। यू कैन टेल कि आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हो। हाउ वुड यू से अ डिलिपेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? तो आप अपनी भाषा में आपको बताना है कि भाई आप डिलिपेटेड यानी थोड़ा सा फटा हुआ जो मतलब कि पुराना सा ड्रम है, उसे आप क्या कहोगे? हम तो हिंदी में क्या कहेंगे, पुराना ड्रम। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम्स में। क्या पूछा है इसमें? इसमें कहा गया है कि भाई आप जो है आपकी भाषा में क्या होम कमिंग पे कोई गाना है तो वो बताना है आपको। ठीक है। ये क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, so that's all for this chapter. If you like this video, then please hit the like button because it gives me motivation to make more such videos for you. Okay, so please hit the like button, share it with your friends, and thank you for watching this video. Have a nice day.